वेलकम स्टूडेंट। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। आज आपको मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है कि मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोई भी मटेरियल है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है कि वो किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है। तो ये हमें देखना होता है कि कौन सा मटेरियल कहाँ पर सूटेबल रहेगा और कौन सा मटेरियल कहाँ पर रहेगा। तो हमें सभी मटेरियल के बारे में डीपली स्टडी होनी चाहिए कि अगर कांच है तो वो किस प्रकार का मटेरियल है, अगर प्लास्टिक है तो वो किस प्रकार का है, और अगर तांबा है तो वो किस प्रकार का है। तो सब के बारे में डेफिनेशन मैंने आज बताई हैं आप लोगों को, तो सभी लोग इसकी स्टडी करें। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में सबसे पहले आता है इलास्टिक मटेरियल। ये इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं? इलास्टिक मटेरियल वह होते हैं कि जो एक बार उनको हम खींच लें और फोर्स हटा दें तो फिर वह अपनी पुरानी शेप में चले जाते हैं। जिस तरीके से रबड़ है, रबड़ को अगर आप खींचते हैं तो वो काफ़ी हद तक खिंच जाती है, बट जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं तो वो अपनी जगह पहुंच जाती है। तो इलास्टिक मटेरियल वह होते हैं कि जिस पे अगर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो फोर्स लगाने पर वो चेंज हो जाते हैं, बट जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं तो फोर्स हटाने के बाद वह अपनी पुरानी शेप में आ जाते हैं। जो मटेरियल फोर्स लगाने पर विस्थापित हुआ, डिफॉर्म हुआ या कुछ बढ़ा और फोर्स हटने पर वह अपनी पुरानी शेप में पहुंच गया तो वो पूर्णतः प्रत्यास्थ कहलाता है। वैसे कोई भी वस्तु, कोई भी मटेरियल कंप्लीट पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं है, पूर्णतः कंप्लीट इलास्टिक नहीं है। फिर भी मटेरियल के बिहेव पर कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि फला मटेरियल इलास्टिक है या नहीं है। तो इलास्टिक मटेरियल अगर बात करें रबड़ की, स्टील की कंपैरिजन में, तो रबड़ की तुलना में स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। क्यों? रबड़ खींचने के बाद में पुरानी अपनी शेप में तो पहुंचती है, बट कहीं ना कहीं पहले से थोड़ी बड़ी हो जाती है। मगर स्टील पर एक बार अगर हमने फोर्स लगाया जिस आकार में वो पहुंच जाएगी, और फोर्स लगाने के बाद अगर हमने फोर्स हटा लिया तो वो जिस आकार में भी ढली वो उस आकार से वापस नहीं जाएगी। तो इलास्टिक मटेरियल यानी कि प्रत्यास्थ पदार्थ, जब किसी पिंड पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आकार में डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि कुछ बढ़ जाती है, और बल हटा देने पर वह अपनी पहली स्थिति में आ जाए तो यह पदार्थ पूर्णतः प्रत्यास्थ यानी कि कंप्लीट इलास्टिक मटेरियल कहलाता है। रबड़ की तुलना में स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है। अगर हम कंपैरिजन करें, रबड़ की तुलना में स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है। गैसों और तरल पदार्थों में प्रत्यास्थता के गुण भी होते हैं क्योंकि दबाव पड़ने पर उनकी मात्रा में परिवर्तन होता है। अगर किसी गैस पर हम कोई प्रेशर डालें तो उसके गुण जो है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके मोलिक्यूल हैं, वो नीचे की ओर बैठ जाएंगे, और जैसे ही फोर्स हटाएं तो वह अपने उस वॉल्यूम में समा जाएंगे। तो कुछ हद तक हमारा गैसों का भी प्रत्यास्थता के गुण होते हैं। प्रत्यास्थ पदार्थ भार के हटने के पश्चात वह वास्तविक आकार को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। इलास्टिक मटेरियल जो भी होते हैं वो अपना फोर्स के हटने के बाद जो पहले एक्चुअल उनका साइज था उसको
दोबारा हासिल कर लेते हैं। पृथ्वी बलों का वहमान जिस तक भार हटने के पश्चात एक सदस्य अपना वास्तविक आकार पुनः प्राप्त कर लेता है तो इलास्टिक लिमिट कहलाती है। स्ट्रेस की वह वैल्यू जिस भार के हटने के बाद वह अपना वास्तविक आकार पुनः प्राप्त कर लेता है तो वो हमारी इलास्टिक लिमिट कहलाती है। अगर हमने किसी भी मटेरियल पर कोई फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद में उस फोर्स को हटा लिया तो वह मटेरियल उसी स्थिति में पहुंच गया तो ये हमारी प्रत्यास्था सीमा यानी कि इलास्टिक लिमिट कहलाती है। कोई भी मटेरियल कंप्लीट इलास्टिक नहीं कहलाता है। जब किसी पिंड से या बॉडी से भार को हटाने के बाद वह अपनी वास्तविक अर्थ को पुनः प्राप्त कर लेता है तो वह प्रत्यास्था कहलाता है। तो इलास्टिक मटेरियल वह मटेरियल होते हैं कि जो फोर्स लगने के बाद हटा लेने पर वह पुनः अपने आकार में आ जाते हैं, वो इलास्टिक मटेरियल कहलाते हैं। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? जिस लिमिट तक कोई वस्तु इलास्टिक अवस्था में रहती है और स्ट्रेस हटाने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाती है तो वह इलास्टिक लिमिट कहलाती है। जिस तरीके से हमने एक डायग्राम बनाया है स्ट्रेन और स्ट्रेस का और ये हमने डायरेक्ट लाइन खींची तो समानुपात सीमा पर हमने स्ट्रेस दिया, फिर प्रत्यास्था सीमा पर पहुंच गया। इस हिसाब से स्ट्रेस की वह लिमिट जिस तक वे बॉडी में उत्पन्न विकृति के रेखीय रूप में समानुपात रहते हैं, समानुपात सीमा कहलाती है। समानुपात सीमा हमेशा प्रत्यास्थ सीमा से नीचे होती है। इसी पर हुक का नियम है कि हुक्स लॉ, हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल हमेशा विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल समानुपाती विकृति, तो प्रतिबल इक्वल टू ई कांस्टेंट, ई विकृति इक्वल टू प्रतिबल अपॉन विकृति। तो ये हुक्स लॉ इसी पर डिपेंड करता है। अब आते हैं प्लास्टिक मटेरियल यानी कि सुघट्टीय पदार्थ। प्लास्टिक, कुछ मटेरियल प्लास्टिक होते हैं। ये पदार्थ प्रत्यास्थ पदार्थ के बिल्कुल उल्टे होते हैं। प्लास्टिक मटेरियल जो होते हैं वो इलास्टिक के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, यानी कि उन पर फोर्स लगाने के बाद वह दोबारा अपनी स्थिति में आ जाते हैं। बट प्लास्टिक मटेरियल वह होते हैं कि अगर फोर्स लगाने के बाद जिस आकार में ढल गए वह दोबारा उस शेप में नहीं जाते। तो ये पदार्थ प्रत्यास्थ पदार्थ के बिल्कुल उल्टा होता है। बाह्य भार हटाने के बाद भी बाह्य बल द्वारा उत्पन्न निरुपता बनी रहती है। प्लास्टिक पदार्थ एक बार जिस रूप को धारण कर लेते हैं वह वापस पुराने रूप में नहीं जाते। प्लास्टिक पदार्थ पर बल लगाने से वस्तु जिस आकार में भी हो जाती है वह उसी आकार में वापस नहीं आती है। बैलेंस फोर्स के एक सेट के इफेक्ट से जो पिंड डिफॉर्म नहीं होता है उसे प्लास्टिक बॉडीज़ कहते हैं। तो प्लास्टिक मटेरियल वह होते हैं कि जिसको हमने एक बार कोई फोर्स लगाया और जिस रूप में भी वो ढल गए फिर दोबारा अपने उस रूप में पहले वाले रूप में नहीं पहुंचते, वो हमारे सब प्लास्टिक मटेरियल्स कहलाते हैं। डक्टाइल मटेरियल, नंबर 3 डक्टाइल मटेरियल यानी कि तन्य पदार्थ। डक्टाइल पदार्थ ये मटेरियल वे होते हैं कि जिन पर बल लगाकर तार खींच सकते हैं। डक्टाइल यानी कि तन्य, इन मटेरियल में तनाव होता है।
डक्टाइल इजकल टू मूल क्षेत्रफल माइनस अंतिम क्षेत्रफल इंटू 100 अपॉन मूल क्षेत्रफल। डक्टाइल मटेरियल में वह प्रॉपर्टीज होती है जिसके द्वारा किसी धातु को खींचकर बिना टूटे तार बनाए जा सकते हैं। डक्टाइल मटेरियल में वह प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको बहुत सारे तार खींचने हैं तो मटेरियल लेकर हम बहुत सारे तार बिना टूटे खींच सकते हैं। डक्टिलिटी के कारण पदार्थ को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो डक्टिलिटी किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है कि जिसके जरिए हम कोई भी तार बना सकते हैं। ब्रिटल मटेरियल भंगुर पदार्थ, यह मटेरियल वह होते हैं जिसके कारण मटेरियल भार के कारण बिना स्थायी निरूपण के टूट जाता है। ब्रिटल मटेरियल यानी कि भंगुर पदार्थ जो तुरंत बिखर जाते हैं, जैसे कि हमारे पास कांच है, तो कांच पे थोड़ा सा भी अगर फोर्स डाला और गिरा तो टूट जाता है। तो ब्रिटल मटेरियल वो होते हैं कि जो तुरंत टूट जाते हैं। तो वस्तु का व्यवहार जिसके कारण चोट पड़ने पर वो चूर चूर हो जाता है, भंगुरता यानी कि बिखर जाता है, तो ब्रिटल मटेरियल कहलाता है। भंगुरता के कारण पदार्थ पर बल और चोट लगने से वह बिना किसी परिवर्तन या खराबी उत्पन्न के टूट जाता है। भंगुरता की प्रॉपर्टी, ब्रिटल मटेरियल की प्रॉपर्टी यही होती है कि वह कोई भी चोट या फोर्स लगने पर वह किसी भी शेप में चेंज नहीं होता और वो अपने आप पूरा बिखर जाता है। तो ब्रिटल मटेरियल जो बिखर जाते हैं, डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं कि जो बहुत टाइट होते हैं। नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि फ्लेक्सिबल यानी कि एक कंफर्ट चीज़, यानी किसी भी शेप में उसको हम ढाल सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। इसके गुण के कारण पदार्थ को बिना तोड़े घुमाया जा सकता है। फ्लेक्सिबल मटेरियल की प्रॉपर्टी यही है कि वो उसको हम किसी भी शेप में उसको हम फोल्ड कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं और ढाल सकते हैं। तो ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, नम्यता पदार्थ है। नंबर 6, चिमड़ता, टगनेस। चिमड़ता, इस गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले लोड ड्यू टू इम्पैक्ट का विरोध करता है। यानी कि चिमड़ता में ये होता है कि अगर उस पर कितना भी हम फोर्स डालें तो वह टूटने से पहले उसका विरोध करता है, एक लिमिट तक विरोध करता है। चिमड़ता धातु का वह गुण है जिसके कारण वो आघात का सहन करती है, यानी कि फोर्स का सहन करती है, वो हमारी चिमड़ता कहलाती है। कठोरता, हार्डनेस पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर उससे कठोर पदार्थ से कोई खरोच, रगड़ या घर्षण आदि बनाया जा सके। हार्डनेस जिस पर हम निशान न मार सकें। तो कठोरता भी एक किसी मटेरियल की एक विशेषता है कि वो इतनी हार्ड होती है कि हम उस पर खरोच नहीं मार सकते। कठोरता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण किसी अन्य वस्तु से खरोच नहीं डाला जा सकता। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए कठोर मटेरियल्स का ही यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर हम जितनी भी कठोर मटेरियल होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल इंजीनियरिंग कार्य के लिए करते हैं। और किसी भी कठोर मटेरियल की ब्रनेल एक्सपेरिमेंट के द्वारा कठोरता को ज्ञात करते हैं। अगर किसी मटेरियल की हमें हार्डनेस फाइंड करनी है तो ब्रनेल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, ब्रनेल परीक्षण के द्वारा हम उसकी कठोरता को मेजर कर सकते हैं।
धात वर्धितता मेलिबिलिटी, यह पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ संपीड्य प्रतिबलों के कारण बिना भंग हुए काफ़ी परिवर्तन सहन कर सकता है और उसको बहुत पतली पतली लेयरों में रोल कर सकता है। धात वर्धितता की ये प्रॉपर्टी है कि उस पर हम जब फोर्स डालते हैं तो वह मटेरियल एक पतली थिन लेयर के अंदर रोल हो जाता है, जिसको हम धातु की चादर कहते हैं। जिस गुण के कारण कोई पदार्थ को पीटकर चौड़ा या पट्टी के रूप में विलित किया जाता है उसे हम धातु वर्धितता कहते हैं। फैटीग ये पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह बार बार उत्पन्न होने वाले प्रतिबलों को सहन कर सकता है और मैक्सिमम स्ट्रेस जिसे पदार्थ बिना विफल हुए किसी दी हुई बड़ी संख्या की आकृति के लिए सहन कर सके वो फैटीग कहलाता है। स्ट्रेंथ यानी कि सामर्थ्य मटेरियल का वह गुण जिसके कारण वह बिना फटे या बिना नष्ट हुए बाह्य बलों का सहन करने में समर्थ होता है पदार्थ की स्ट्रेंथ कहलाती है। स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है कि जो उसको सह सके और बिना नष्ट हुए उसको इंटरनल रेसिस्टेंस के जरिए उसका विरोध कर सके, वह हमारी स्ट्रेंथ कहलाती है। और जिस फोर्स पर वह टूट जाए तो वह हमारी स्ट्रेंथ नहीं होती है। स्ट्रेंथ वही होती है कि जिस फोर्स का वो सहन कर सके बिना किसी चेंजिंग के। तो पदार्थ की वह गुण जिसके कारण वह बिना फटे या बिना नष्ट हुए एक्सटर्नल फोर्स को सहन करने में समर्थ हो तो वह किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ कहलाती है। समदेशिक यानी कि आइसोट्रोपिक वह मटेरियल होते हैं कि जो सभी डायरेक्शनों में एक समान गुण रखते हैं। वह मटेरियल जो सभी डायरेक्शनों में एक समान गुण रखते हैं वह आइसोट्रोपिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपने जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल हैं उनके बारे में डेफिनेशन की स्टडी की, सभी से ये क्लियर होता है कि जो भी मटेरियल्स हैं इनके बारे में हमें डीप जानकारी होनी चाहिए। स्ट्रेंथ, फटीग, आइसोट्रोपिक्स, इलास्टिक्स, प्लास्टिक, टगनेस, हार्डनेस, हर मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। हमें मालूम होना चाहिए कि किस मटेरियल्स में किस टाइप की प्रॉपर्टी है। आगे इन्हीं चीज़ों पे हमें अध्ययन करना है। और बेसिक जानकारी हमें इन सभी डेफिनेशन की होनी चाहिए। आने वाले अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो सब्जेक्ट से रिलेटिव फॉर्मूले हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जो भी सिलेबस के अंदर है तो डे बाय डे हम उसको कवर करेंगे। फ़िलहाल अब जो भी अब तक पढ़ाया है इसको आप रिवाइज कीजिएगा और सही तरीके से इनकी डेफिनेशन को याद करके समझ लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।